नरगिस अंदर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। बाहर किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ऐसे में सुनील दत्त ने आओ न देखा ताओ और सीधे सुलगती हुई झोपड़ी के अंदर घुस गए। और नरगिस को किसी की ज़िंदगी की पूरी कहानी को केवल एक वीडियो में समेट देना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आज मैं आपके लिए बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सुनील दत्त की ज़िंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूँ। बचपन में किसने कर दी थी सुनील दत्त के पिता की हत्या? पाकिस्तान से भागकर भारत आया एक हवलदार कैसे बन गया सुपरस्टार सुनील दत्त? कैसे मशहूर एक्ट्रेस नरगिस की जान बचाने के एवज में नरगिस ने सुनील दत्त से शादी कर ली? क्यों सुपरस्टार सुनील दत्त पर लगा देशद्रोह करने का आरोप? एक समय लाखों रुपए की फीस लेने वाले सुनील दत्त एक वक्त पाई पाई के मोहताज कैसे हो गए? और आखिर में बिस्तर पर पड़े सुनील दत्त की कैसे हुई दर्द से तड़पते हुए मौत? इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ इस एक वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनील दत्त का जन्म 6 जून सन 1929 को आज के पाकिस्तान यानी तब के हिंदुस्तान के पश्चिमी पंजाब के झेलम शहर के खुर्द गांव की एक पंजाबी ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। बहुत कम लोगों को मालूम है कि सुनील दत्त का असली नाम सुनील दत्त था ही नहीं। उनका असली नाम था बलराज दत्त। सुनील दत्त के पिताजी का नाम था दीवान रघुनाथ दत्त, जो कि खुर्द गांव के जमींदार थे। और सुनील दत्त की माँ का नाम था कुलवंती देवी। सुनील दत्त के छोटे भाई का नाम था सोमदत्त और उनकी बहन का नाम था राजरानी। जमींदार परिवार में पैदा होने के कारण सुनील दत्त का बचपन बड़े ही ठाठ बाट में बीता। ऐसा ठाठ बाट कि उस वक्त पूरे गांव में सुनील दत्त इकलौते ऐसे बच्चे थे जो तांगे से स्कूल जाया करते थे। सुनील दत्त अक्सर अपनी दादी से खुद तांगा चलाने की जिद किया करते थे, मगर उनकी दादी उन्हें तांगा चलाने की इजाज़त नहीं देती थी। एक दिन तांगे वाले ने उनकी दादी से कह दिया कि वो सुनील को लेकर स्कूल नहीं जा सकता। जब उनकी दादी ने उस तांगे वाले से वजह पूछी तो उसने बताया कि सुनील रास्ते में उससे तांगा चलाने की जिद करते हैं, लगाम छीनने की कोशिश करते हैं, और जब वो ऐसा नहीं करने देता तब सुनील पीछे बैठे बैठे उसकी पीठ पर इतनी चूंटी काटते हैं कि वो परेशान हो जाता है। जब सुनील 5 साल के थे तब एक दिन वो अपनी बहन राजरानी के साथ अपने घर के बाहर खेल रहे थे कि अचानक ही उनकी दादी उनके पास दौड़ते, हाँफते, रोते बदहवास सी आईं और उन्हें दौड़कर बगल वाली चाय की दुकान पर जाने को कहा। जब सुनील दौड़ते हुए बगल वाली चाय की दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके पिताजी दीवान रघुनाथ दत्त ज़मीन पर आंख बंद किए हुए चित्त पड़े हैं और उनके अगल बगल दसियों लोग उन्हें घेरे हुए खड़े हैं। सुनील दत्त के पिताजी रघुनाथ दत्त की पुरानी रंजिश के चलते किसी पुराने दुश्मन ने हत्या कर दी थी। वैसे तो सुनील दत्त केवल 5 साल के थे, मगर उनके पिता की सबसे बड़ी संतान थे। इसीलिए 5 साल के सुनील दत्त को अपने पिता रघुनाथ दत्त को मुखाग्नि देनी पड़ी। सुनील दत्त के मुताबिक उनकी ज़िंदगी के कुछ सबसे बड़े दुखों में से एक दुख ये था कि 5 साल के बाद वो कभी अपने पिताजी की शक्ल नहीं देख पाए, क्योंकि उनकी कोई भी तस्वीर सुनील के पास नहीं थी। जब सुनील दत्त 18 साल के थे तब देश का बंटवारा हो गया और सुनील दत्त का गांव खुर्द पाकिस्तान में शामिल हो गया। खुर्द एक मुसलमान बाहुल्य गांव था और सुनील दत्त का परिवार हिंदू था। लिहाजा सुनील दत्त के घर पर हमले होने लगे, उनके परिवार वालों पर हमले होने लगे। सुनील दत्त की मां कुलवंती देवी के गहने छीन लिए गए। आनन फानन में सुनील दत्त के चाचा जी खुर्द से आधे किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले सुनील दत्त के पिताजी दीवान रघुनाथ दत्त के बहुत पक्के दोस्त मिर्ज़ा याकूब खान के पास मदद मांगने पहुंचे। मिर्ज़ा याकूब खान ने उनकी मदद की और पूरे दत्त परिवार को मुख्य शहर झेलम से सुरक्षित बाहर निकाला। उस वक्त सुनील भारत में थे और पैसे कमाने के लिए मैट्रिक पास करने के बाद क्लर्क की नौकरी कर रहे थे। बंटवारे के बाद सुनील महीनों अपने परिवार को अलग अलग शरणार्थी कैंपों में खोजते रहे। आखिरकार
अंबाला रेलवे स्टेशन के पास उन्हें उनका परिवार मिल गया। इसके बाद सुनील दत्त का पूरा परिवार कुछ समय तक शरणार्थी कैंप में रहा। इसके बाद सुनील दत्त अपने परिवार के साथ आज के हरियाणा और तब के पंजाब के यमुनानगर शहर के मंडोली गांव में बस गए। कुछ महीने मंडोली गांव में बिताने के बाद सुनील दत्त अपने पूरे परिवार के साथ उत्तर प्रदेश के लखनऊ आ गए और लखनऊ की अमीनाबाद गली में उन्होंने 2-3 साल का वक्त गुजारा। इस दौरान सुनील दत्त ने आर्मी में, सेना में हवलदार की नौकरी की। सुनील दत्त पढ़ना चाहते थे, पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते थे। इसीलिए एक दिन उन्होंने अपनी जेब में 50 रुपये रखे और लखनऊ से ट्रेन पकड़कर बम्बई पहुंच गए। बम्बई के मशहूर जय हिंद कॉलेज में सुनील दत्त ने एडमिशन ले लिया और जय हिंद कॉलेज से बीए की पढ़ाई करने लगे। पढ़ाई के साथ साथ जेब खर्च के लिए उन्होंने बेस्ट यानी बॉम्बे इलेक्ट्रिकल सर्विस ट्रांसपोर्ट में नौकरी करनी शुरू कर दी। मगर इस नौकरी से उन्हें इतनी कम आमदनी होती थी कि उनकी इतनी हैसियत भी नहीं थी कि वो अपने रहने के लिए एक किराए का कमरा ले सकें। लिहाजा सुनील दत्त डाउनटाउन मुंबई के काला घोड़ा इलाके में मौजूद शिमला हेयर कटिंग सैलून नाम की एक नाई की दुकान में सोते थे। सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक ये दुकान खुलती थी और रात 9 बजे दुकान बंद हो जाने के बाद सुनील दत्त सुबह 5 बजे तक इसी दुकान में सोते थे, वो भी 8 लोगों के साथ इस दुकान में जगह शेयर करके। सुनील दत्त के कॉलेज जय हिंद के बिल्कुल पास ही में उस जमाने की मशहूर और सुनील दत्त की फेवरेट एक्ट्रेस नरगिस का घर हुआ करता था। सुनील दत्त के मुताबिक कई बार ऐसा होता था कि वो अपने दोस्तों के साथ मरीन ड्राइव पैरापेट के पास नरगिस की वाइट कार के उनके सामने से गुजरने का इंतज़ार किया करते थे। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान सुनील दत्त को कॉलेज में होने वाले नाटकों में दिलचस्पी होने लगी। धीरे धीरे उन्होंने उन प्लेज में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। एक ऐसे ही प्ले में उस वक्त के समूचे साउथ एशिया के मशहूर रेडियो चैनल रेडियो सिलोन के मुंबई एग्जीक्यूटिव चीफ गेस्ट के तौर पर आए थे। उन्हें सुनील दत्त की आवाज़ बहुत पसंद आई। उन्होंने वहीं पर सुनील दत्त को आरजे यानी रेडियो जॉकी की जॉब ऑफर कर दी। सुनील दत्त को पैसों की ज़रूरत थी, वो राज़ी हो गई, जिसके तहत सुनील दत्त हर संडे रेडियो सिलोन चैनल पर लिप्टों के सितारे नाम का अपना एक टॉक शो लेकर आने लगे, जिसमें वो फिल्म स्टार्स के इंटरव्यूज़ लिया करते थे। उन्होंने पहला इंटरव्यू लिया एक्ट्रेस निम्मी का, उसके बाद देवानंद, राज कपूर, प्राण, सुरैया, दुर्गा खोटे जैसे कई सितारों के इंटरव्यू लिए। साल 1952 में चैनल ने सुनील दत्त को नरगिस का इंटरव्यू लेने के लिए भेजा। अब अपनी फेवरेट एक्ट्रेस को अपने सामने देख सुनील की ऐसी सिट्टी पिट्टी गुम हुई कि मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला। सुनील केवल पानी पीकर वहाँ से चुपचाप लौट आए। साल 1954 में सुनील दत्त फिल्म शिकस्त के सेट पर दिलीप कुमार का इंटरव्यू लेने पहुंचे। इंटरव्यू के दौरान डायरेक्टर रमेश सहगल को सुनील की आवाज़, उनका अंदाज और उनकी आंखें बहुत पसंद आई। रमेश सहगल ने उसी वक्त सुनील से पूछा कि क्या वो फिल्मों में काम करना पसंद करेंगे। सुनील ने जवाब दिया कि अगर वो उन्हें ऑफ़र करें तो वो ज़रूर करेंगे। उसी सेट पर रमेश सहगल ने दिलीप कुमार की कॉस्ट्यूम सुनील दत्त को पहना कर उनका ऑडिशन लिया और ऑडिशन में पास होने के बाद उन्होंने उसी वक्त उसी सेट पर सुनील दत्त को फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म में हीरो के तौर पर साइन कर लिया। फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म की एक सीन की शूटिंग के दौरान सुनील को हीरोइन शीला रमानी को अपनी गोद में उठाना था। सुनील इस सीन की शूटिंग में इतना नर्वसिया रहे थे कि 10 टेक के बावजूद सीन शूट नहीं हो पा रहा था। आखिर में डायरेक्टर रमेश बहल ने झल्ला कर सुनील दत्त को सबके सामने जोर से डांटते हुए कहा, यार कैसे मर्द हो तुम, उसे गोद में नहीं उठा पा रहे हो, औरत हो क्या। ये बात सुनील के दिल में लग गई। सुनील उसी वक्त वहाँ से चले गए और अपने मेकअप रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद करके अपने मेकअप रूम में रोने लगे। थोड़ी देर बाद रमेश बहल उनके पास आए और उनसे बोले, मैं तुम्हारे पिता के समान हूँ, तुम्हारी भलाई के लिए ही तुम्हें डांटा था, अब चलो बाहर आ जाओ। सुनील बाहर आ गए। उन्होंने अपनी नर्वसनेस को भुलाकर वो सीन शूट भी कर लिया, मगर उस दिन सुनील ने कसम खाई कि अगर वो कभी डायरेक्टर बनेंगे
तो अपने को एक्टर्स के साथ इतनी बदतमीजी का व्यवहार कभी नहीं करेंगे। रेलवे प्लेटफॉर्म ठीक ठाक सफल हुई, मगर इसके बाद पायल, राजधानी, कसम और किस्मत का खेल जैसी उनकी फिल्में टिकट खिड़की पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। साल 1957 में मशहूर डायरेक्टर महबूब खान ने अपनी मशहूर ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म मदर इंडिया में सुनील दत्त को बिरजू का किरदार ऑफर किया। इस फिल्म में सुनील दत्त को अपनी फेवरेट एक्ट्रेस नरगिस के साथ काम करना था और सुनील दत्त के साथ एक बार फिर से वही हुआ जो पहले हो चुका था। डायरेक्टर महबूब खान के मुताबिक शूटिंग के दौरान नरगिस को अपने सामने देख सुनील दत्त की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। वो अपने डायलॉग तक भूल जाया करते थे। हालांकि नरगिस पूरी कोशिश करती थी कि सुनील उनके साथ सहज हो सकें, उनके साथ सहज होकर एक्टिंग कर सकें। डार्लिंग जी, द ट्रू लव स्टोरी ऑफ सुनील दत्त एंड नरगिस के लेखक किशोर देसाई बताते हैं कि नरगिस की सुनील दत्त को अपने साथ सहज करने की ऐसी कोशिशों की वजह से ही सुनील दत्त को नरगिस से बड़ा लगाव सा हो गया। सुनील दत्त को लगने लगा कि नरगिस दिल की बहुत अच्छी हैं। मदर इंडिया की 30% शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी। गुजरात के बिलामोर गांव में फिल्म का सेट लगा था। सीन था कि एक आग लगी हुई झोपड़ी थी। उस झोपड़ी के अंदर नरगिस थी और नरगिस को जलती हुई झोपड़ी से बाहर भाग कर आना था। सीन शूट हो रहा था। नरगिस जलती झोपड़ी के अंदर ही थी, मगर इससे पहले कि नरगिस जलती झोपड़ी के अंदर से बाहर भाग कर आती, जलती हुई झोपड़ी के छत का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जलता हुआ एक बहुत बड़ा भूसे का टुकड़ा झोपड़ी के दरवाजे पर गिर गया और नरगिस जलती हुई झोपड़ी के अंदर ही बंद हो गई। नरगिस अंदर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। बाहर किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ऐसे में सुनील दत्त ने आओ न देखा ताओ और सीधे सुलगती हुई झोपड़ी के अंदर घुस गए और नरगिस को बिल्कुल हीरो की तरह अपनी गोद में उठाकर सुरक्षित बाहर निकाल कर ले आए। सुनील दत्त की ऐसी बहादुरी देखकर बाहर खड़े हर शख्स ने अपनी दांतों तले उंगली दबा ली। खुद नरगिस भी हैरान थी। हालांकि नरगिस को बचाने के चक्कर में सुनील दत्त ने खुद अपने आप को इतनी बुरी तरह से झुलसा लिया था कि वो उसी वक्त वहाँ पर बेहोश होकर गिर पड़ी। इसके बाद महीनों सुनील दत्त अस्पताल के बेड पर एडमिट पड़े रहे। इस दौरान उनकी तीमारदारी की जिम्मेदारी संभाल ली नरगिस ने। इन महीनों के दौरान नरगिस ने सुनील दत्त के सामने अपनी ज़िंदगी का कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया। नरगिस ने सुनील दत्त को बताया कि किस तरीके से वो पिछले 9 सालों से राज कपूर के साथ वन साइडेड रिलेशनशिप में थी, किस तरीके से राज कपूर ने उन्हें धोखा दिया और किस तरह से राज कपूर से रिश्ता टूटने के बाद अब उनका सुसाइड करने का मन करता है। उनका मन करता है कि वो जान दे दे, मर जाएं। डार्लिंग जी, द ट्रू लव स्टोरी ऑफ सुनील दत्त एंड नरगिस के लेखक किशोर देसाई बताते हैं कि जब नरगिस के मुंह से सुनील दत्त ने ये बात सुनी कि वो चाहती हैं कि वो मर जाएं, तो सुनील दत्त ने लेटे लेटे ही नरगिस का हाथ अपने हाथ में थाम कर कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम जियो। सुनील दत्त की इस बात ने नरगिस के दिल में उनकी जगह हमेशा के लिए बना दी। धीरे धीरे महीनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के दौरान एक दूसरे को समझते समझते सुनील दत्त और नरगिस को एक दूसरे से प्यार हो गया। बस फर्क इतना था कि नरगिस सुनील दत्त के साथ अपने इस प्यार को शादी के अंजाम तक पहुंचाना चाहती थी और सुनील दत्त नरगिस से शादी करने के मामले पर अभी कंफ्यूज थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि नरगिस से शादी करना क्या उनके परिवार के लिए हितकर होगा। वो इस मामले में अभी फैसला नहीं ले पा रहे थे। एक दिन नरगिस सेट पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि सुनील सबसे दूर थोड़ा अलग थलग बैठे हुए हैं, परेशान से दिख रहे हैं। वजह पूछने पर सुनील ने बताया कि उनकी बहन राजरानी बहुत बीमार है। वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर हैं, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि अपनी बहन राजरानी का इलाज करवाएं तो करवाएं कैसे। नरगिस ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। शाम को जब सुनील दत्त घर पहुंचे तो उनकी बहन राजरानी ने उन्हें बताया कि उनके आने के थोड़ी देर पहले नरगिस आई थी। नरगिस अपने साथ अपने फैमिली डॉक्टर को भी लाई थी। उनके फैमिली डॉक्टर ने वहीं पर राजरानी का चेकअप किया
और एक हफ्ते के बाद नरगिस ने राजवानी का ऑपरेशन भी फिक्स करवा दिया है। सुनील दत्त चौंक गए, नरगिस ने इतना सब कुछ किया। एक हफ्ते के बाद नरगिस ने सुनील दत्त की बहन राजवानी का अपने खर्चे पर ऑपरेशन करवाया। इसके बाद हफ्तों राजवानी की देखभाल भी की। अब सुनील दत्त के दिमाग से धुंध साफ हो चुकी थी। वो समझ चुके थे कि नरगिस से शादी करना उनके लिए भी हितकर है और उनके परिवार के लिए भी। सुनील दत्त ने नरगिस को शादी के लिए प्रपोज किया। नरगिस खुशी खुशी राजी हो गई। आखिरकार 11 मार्च सन 1958 को सुनील दत्त और नरगिस ने बम्बई के एक आर्य समाज मंदिर में आर्य समाजी रीति रिवाज के मुताबिक शादी कर ली। सुनील दत्त चूंकि ज़रा रूढ़िवादी विचारधारा के थे, इसलिए शादी के बाद नरगिस ने बॉलीवुड से रिटायरमेंट ले लिया। इस दौरान फिल्म मदर इंडिया रिलीज़ हुई और सुपर डुपर से भी ऊपर हिट हुई। इस फिल्म के रिलीज़ होने के बाद सुनील दत्त के कैरियर का सितारा चमक गया। इस फिल्म के रिलीज़ होने के बाद सुनील दत्त के कैरियर का गोल्डन पीरियड शुरू हो गया, जिस गोल्डन पीरियड में सुनील दत्त ने ये रास्ते हैं प्यार के, मैं चुप रहूँगी, मुझे जीने दो, गुमराह, हीरा, पड़ोसन, वक्त, खानदान और हमराज जैसी एक के बाद एक सुपरहिट कल्ट फिल्मों में काम किया। साल 1964 में सुनील दत्त ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था यादें। इस फिल्म को डायरेक्ट भी सुनील ने ही किया था। ये उस वक्त की इकलौती ऐसी अद्भुत फिल्म थी जिस पूरी फिल्म में केवल एक एक्टर था और वो थे सुनील दत्त। इस फिल्म की इसी यूनिकनेस की वजह से इस फिल्म का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। साल 1970 में सुनील दत्त ने अपने प्रोडक्शन हाउस अजंता आर्ट्स के बैनर तले एक फिल्म बनाई जिस फिल्म का नाम था रेशमा और शेरा। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था सुखराम ने, मगर इस फिल्म के पूरी बन जाने के बाद सुनील दत्त इसकी डायरेक्शन से इस कदर अनसेटिस्फाई हुए कि उन्होंने इस पूरी फिल्म को दोबारा से शूट किया। इसमें डबल बजट लग गया। इसके बाद रिलीज़ होने पर यह फिल्म टिकट खिड़की पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, जिसकी वजह से सुनील दत्त को तगड़ा घाटा हुआ। सुनील दत्त कर्जे में डूब गए, दिवालिया हो गए। जिन सुनील दत्त के पास 3-3 कारें हुआ करती थीं, वो बस से चलने लगे, पैदल सफ़र करने लगे। उन्हें अपना घर गिरवी रखना पड़ गया। बाद के एक इंटरव्यू में सुनील दत्त ने बताया था कि ये उनकी ज़िंदगी का वो वक्त था जब वो पाई पाई के मोहताज हो गए थे। मगर फिर प्राण जाए पर वचन न जाए, नागिन और जाने दुश्मन जैसी अपनी सुपरहिट फिल्मों के जरिए ही सुनील दत्त अपनी इस फाइनेंशियल क्राइसिस के दौर को पार कर गए। साल 1980 में सुनील दत्त की ज़िंदगी में एक बार फिर से बड़ा भूचाल आया जब उन्हें मालूम चला कि उनकी पत्नी नरगिस को पेनक्रियाटिक कैंसर है। सुनील दत्त नरगिस का इलाज करवाने के लिए उन्हें न्यूयॉर्क के स्लोन केटरिंग मेमोरियल कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर में लेकर गए। जब नरगिस कोमा में चली गई तब डॉक्टर्स ने सुनील दत्त से कहा कि नरगिस को वेंटिलेटर पर से हटा दिया जाए ताकि उनकी मौत हो जाए और उन्हें भी इस कोमा की स्थिति से निजात मिले, मगर सुनील दत्त ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। उस दौरान सुनील दत्त अपने बच्चों से छुपकर अस्पताल के कोनों में रोया करते थे। नरगिस के होश में आने के बाद सुनील दत्त को यह डर हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि नरगिस को कुछ हो जाए और फिर वो नरगिस की आवाज़ जिसके बिना वो जी नहीं सकते उसे कभी सुन ना पाएं। इसलिए नरगिस के होश में आने के बाद सुनील दत्त ने अपनी और नरगिस की ढेरों कन्वर्सेशंस एक टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली, जिन कन्वर्सेशंस को वो नरगिस के इस दुनिया से जाने के बाद तब सुनते थे जब उन्हें नरगिस की बहुत याद आती थी। साल 1981 में सरकार ने सुनील दत्त को मुंबई का शरीफ बना दिया। साल 1984 में राजीव गांधी के कहने पर सुनील दत्त पॉलिटिक्स में आए और उन्होंने नॉर्थ मुंबई की सीट से मशहूर वकील राम जेठमलानी के खिलाफ पर्चा दाखिल किया। चुनाव में सुनील दत्त ने राम जेठमलानी को धूल चटा दी और नॉर्थ मुंबई की सीट से सांसद बन गए। साल 1987 में सुनील दत्त ने पंजाब के अंदर सिख मिलिटेंसी का विरोध करने के लिए मुंबई से अमृतसर के गोल्डन टेम्पल तक 2000 किलोमीटर की पदयात्रा की। साल 1992 में जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद टूटी और मुंबई में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे, तब सुनील दत्त ने अपनी सरकार का विरोध करते हुए
अपने सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया। साल 1993 के बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट्स में जब सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त का नाम आया, इलीगल तरीके से अपने पास AK-47 रखने के जुर्म में संजय दत्त पर टाड़ा लगा, संजय दत्त जेल गए, तब सुनील दत्त की चप्पलें घिस गईं संजय दत्त को जेल से बाहर निकालने के लिए। सुनील दत्त बाद के एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उस दौरान उन पर देशद्रोह करने का आरोप लगता था, उन्हें देशद्रोही कहा जाता था। सुनील दत्त एक किस्सा बताते हैं कि उसी दौरान सुनील दत्त एक दिन अपने वकील से मिलने उनकी फर्म गए हुए थे। जैसे ही सुनील दत्त उनके ऑफिस में दाखिल हुए, उन्होंने 2-3 रिसेप्शनिस्ट को आपस में धीमे से बातें करते सुना कि वो आपस में कह रहे हैं, देखो आ गए देशद्रोही। तकरीबन 3-3.5 साल की मशक्क़त के बाद शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे की मदद से सुनील दत्त अपने बेटे संजय दत्त को जेल से छुड़ाने में कामयाब रहे। साल 1997 में सुनील दत्त पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे। तब सुनील दत्त ने पाकिस्तान के तब के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के सामने ये इच्छा जाहिर की कि वो अपने पैतृक गांव खुर्द जाना चाहते हैं। नवाज शरीफ ने सुरक्षा के सारे इंतजाम किए और सुनील दत्त अपने पैतृक गांव खुर्द पहुंचे, जिस गांव को वो 50 साल पहले छोड़कर चले गए थे। सुनील दत्त ने बाद के एक इंटरव्यू में बताया था कि गांव के लोगों ने उनका बहुत जोर शोर से स्वागत किया, खूब प्यार दिया। सुनील दत्त ने गांव वालों से पूछा कि आप मेरा इतना सम्मान क्यों कर रहे हैं। गांव के कुछ बुजुर्गों ने कहा, आपके पूर्वजों की वजह से। दरअसल सुनील दत्त के पूर्वज जमींदार जब गांव का दौरा करने के लिए अपने घोड़ों पर निकलते थे, तब गांव के ही बाहर एक मज़ार थी जिसे गांव के मुसलमान बहुत पवित्र मानते थे। सुनील दत्त के पूर्वज जमींदार जैसे ही मज़ार के पास पहुंचते, अपने घोड़े पर से उतर जाते थे, मज़ार को सलाम करते थे, और जब तक मज़ार गुजर नहीं जाती थी तब तक वो घोड़े पर नहीं बैठते थे, घोड़ा अपने साथ लेकर पैदल ही चलते रहते थे। ये उनका उस मज़ार के लिए सम्मान था। सुनील दत्त की मुलाकात अपने बहुत से पुराने दोस्तों से हुई जो अब बूढ़े हो चुके थे। वो सब उन्हें उनके खेत दिखाते हुए कहने लगे, देख बल्ला, ये सब तेरे खेत हैं। दरअसल सुनील दत्त का असली नाम तो बलराज दत्त था ना, इसलिए उनके गांव के दोस्त उन्हें बल्ला बल्ला कहकर ही बुलाते थे। अपने गांव में सुनील दत्त की मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जो बंटवारे के वक्त केवल 10 साल की थी और आज उसकी उम्र 60 साल की थी। सुनील दत्त से गांव के लोगों ने कहा कि वो यहीं रह जाएं, यहीं बस जाएं, अपनी खेती बाड़ी संभालें, मगर सुनील दत्त वापस भारत आ गए। मशहूर फिल्म लेखक यासिर उस्मान के मुताबिक सुनील दत्त साल 2003 में अपनी बेटी प्रिया की शादी के बाद बहुत अकेले हो गए, बहुत उदास रहने लगे, बहुत दुखी रहने लगे। इतने दुखी कि साल 2004 में यूपीए की सरकार में जब उन्हें खेल और युवा मंत्री बनाया गया, तब भी उन्हें कोई बहुत खुशी नहीं हुई। 25 मई 2005 की सुबह 5:30 बजे सुनील अपने दिल्ली स्थित आवास में उठे। उन्होंने ब्रश किया, उसके बाद फिर से बिस्तर पर सो गई। सोते सोते ही उन्हें हार्ट अटैक पड़ा। सुनील के सीने में तेज़ दर्द उठा, वो दर्द से तड़पे, वो चीखना चाहते थे, बिस्तर से उठना चाहते थे, मगर ऐसा हो न सका और बिस्तर पर लेटे लेटे ही सुनील की मौत हो गई। सुनील दत्त बॉलीवुड के कितने बड़े सितारे थे, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके जनाजे में तकरीबन 30,000 लोगों ने शिरकत की थी।